वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट क्लास काफ़ी इन्जॉय की होगी। आप लोग के कमेंट्स देखे, आप लोग काफ़ी खुश थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल सभी लोगों ने सही आंसर दिया था कि जहांगीर ने परमिशन दी थी सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी फैक्ट्री बनाने की। ठीक है, तो आज हमें उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से एक्सपांशन होता है भारत में, वो हमें यहाँ पर देखना है। बेसिकली आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो पूरी तरीके से फोकस कहाँ पर रहेगी? कर्नाटक वॉर पे, कर्नाटका के युद्ध पे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, टॉपिक को समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। इसके बाद एक क्विज कहाँ मिलेगा? परचम के एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ से आज की क्लास का क्विज आप लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा और पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितना समझ में आया। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की बुक है, जहाँ से भी आप, चाहे वो आप लूसेंट यूज़ करते हो या कोई भी पब्लिकेशन यूज़ करते हो, वहाँ से इस टॉपिक के एमसीक्यू ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो देखिए परचम की आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, कंप्लीट पीडीएफ लेना चाहता है, तो वो परचम के एप्लीकेशन पे भी जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांशन कैसे होता है भारत में और कैसे एक एक करके वो सारी यूरोपियन कंपनियों को भारत से खदेड़ कर बाहर निकाल देती है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दो, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि आज हमारी सेकंड क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। बहुत अच्छे से ध्यान से हम गांधी एरा और बिल्कुल देश को आज़ाद करा के ही मानेंगे। 1947 तक की सारी बातें हम कर लेंगे। अच्छा, एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन देख लें, लास्ट क्लास में क्या हुआ था। तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज भारत में आना शुरू होती हैं ट्रेड करने या व्यापार करने के लिए। सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है? तो सबसे पहले आती है अराइवल ऑफ पोर्चुगीज। पुर्तगाल की कंपनी आती है। कब आती है? 1498 में वास्को डी गामा आते हैं। ठीक है ना, 1498 में आते हैं वास्को डी गामा। इसके बाद आपको पता है कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके सारी यूरोपियन कंपनियों को बाहर निकाल दिया। तो बैटल ऑफ सॉली होती है 1612 में। 1612 में बैटल ऑफ जब सॉली होती है पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, तो पोर्चुगीज हार जाते हैं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए, अगर नहीं उठा है तो सोचिए। जब मैंने आपको कहा कि पोर्चुगीज जो थे, पुर्तगाल के जो व्यक्ति थे, वो सबसे पहले भारत में आए और सबसे लास्ट में गए, ये क्या बात हुई? बैटल ऑफ सॉली में हार गए तो क्या चले गए? चले ही नहीं गए। अब जब ऐसी हार हो जाती है, अब हार तो गए ही हैं, अब क्या ही करें? तो क्यों ना जो एग्जिस्टिंग पावर है उसके साथ थोड़ी बहुत ट्रिटिविटी कर लो, संधि वंदी कर लो, तुम सेटलमेंट कर लो। तो बिल्कुल बैटल ऑफ सॉली जब हार जाते हैं पोर्चुगीज, तो करते हैं ट्रीटी ऑफ मैड्रिड। क्या करते हैं? ट्रीटी ऑफ मैड्रिड। किसके साथ करते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम अपना ट्रेड करो, व्यापार करो, हम बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बिल्कुल आपके काम में दखल अंदाजी करने नहीं आएंगे। तो ट्रीटी ऑफ मैड्रिड हो जाती है 1630 में। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था, जैसे मुझे अगर किसी के साथ दोस्ती करनी है कि फ्यूचर में इनके साथ मेरी लड़ाई ना हो, तो क्या करेंगे हम? मैरिज करा दो, शादी करा दो। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। जो पोर्चुगीज की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन, और ब्रिटिशर्स के जो किंग थे जिनका नाम था चार्ल्स सेकेंड, तो चार्ल्स सेकेंड और कैथरीन की क्या कर देते हैं? मैरिज कर देते हैं, जिससे पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशन बन सकें। और साथ ही साथ आपको जान के हैरानी होगी, हमारा प्यारा बॉम्बे, जिसको आप मुंबई के नाम से भी जानते हो, कैथरीन की जब शादी होती है तो मुंबई जो है वो पोर्चुगीज के कंट्रोल में होता है। तो दहेज में, डाउरी में, दहेज में मुंबई को या बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। मतलब हमारी मुंबई, कैथरीन की शादी, और दहेज चला गया किसको? ब्रिटिशर्स को। तो इस बात को याद रखना है कि पहले पोर्चुगीज का कब्जा हुआ करता था बॉम्बे पे, लेकिन जब कैथरीन की शादी करते हैं वो चार्ल्स सेकेंड से, कब करते हैं? 1661 में करते हैं, और बॉम्बे को दे देते हैं किसको? ब्रिटिशर्स को। तो ये भी एक्सपांशन का ही एक टाइप है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आपने एक्सपांशन देखा। अच्छा, सेकेंड यूरोपियन कंपनी भारत में कौन आती है? तो डच आते हैं। मैंने आपको बताया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1602 में बनती है। अच्छा, इसके बाद इनका भी लफड़ा हो जाता है ब्रिटिशर्स के साथ। तो बैटल ऑफ बेदरा का बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि 1759 में हुई थी। और बैटल ऑफ बेदरा में जो है वो डच हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और डच को छोड़ के जाना होता है भारत।
अगली बात कर लेते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? तो 1616 में आती है। ये लोग देखते हैं कि भारत में तो ऑलरेडी काफ़ी गर्म माहौल है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसलिए अपनी पूरी फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स को बेच के ये चले जाते हैं। कब? 1854 में। ठीक है, अगली जो कंपनी होती है वो होती है फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1664 में बनती है। यहाँ से अब कहानी को समझना शुरू कीजिएगा। 1664 में फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी लुईस 14 के समय जो है वो भारत में आती है, ट्रेड करने आती है, व्यापार करने आती है, और ये एक गवर्नमेंट कंपनी, एक सरकारी कंपनी है। ओके, इन लोग अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? तो पहली फैक्ट्री 1668 में ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगा लेते हैं। ठीक है, और इनके जो पहले गवर्नर आते हैं, पहले गवर्नर होते हैं फ्रांसिसो मार्टिन। अभी जो फ्रांसिसो मार्टिन हैं ये क्या करते हैं? ये देखिए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का आप रीज़न देख सकते हो। तो पौंडीचेरी के पहले गवर्नर जनरल भी जो होते हैं वो कौन होते हैं? फ्रांसिसो मार्टिन होते हैं, क्योंकि ये पौंडीचेरी पे कब्जा कर लेते हैं 1673 में। तो याद रखिएगा, पौंडीचेरी के पहले गवर्नर कौन है? फ्रांसिस मार्टिन है, और ये ही फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के भी पहले गवर्नर हैं। तो ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि ये पूरा रीजन फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ठीक है ना, इतना रीजन समझ में आया। ऊपर वाला देखो ब्रिटिशर्स का रीजन है, और नीचे वाला जो रीजन है वो फ्रांस का रीजन है। ठीक है, अब ये लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे, और इन दोनों की जब लड़ाई होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की जब लड़ाई होती है, इसको ही हम कार्नेटिक वॉर या कर्नाटका के वॉर के नाम से जानते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो रीजन देख रहे हैं ना, ये आपका कर्नाटका का रीजन है, और यहीं पे ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसलिए इसको कार्नेटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो अब ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज लड़ेंगे। ओके, तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा क्यों लड़ रहे हैं ये लोग। तो पहली चीज़, दोनों को ट्रेड करना है, दोनों को व्यापार करना है, और दोनों को ही भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। ठीक है ना, अपनी पकड़ को मजबूत करना है, भारत में एक अधिकार मतलब मोनोपोली चाहते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। अच्छा, मेजरली 3 कार्नेटिक वॉर यहाँ पर होती हैं। कितनी बैटल होती हैं? 3 बैटल होती है। अब आपको जान के हैरानी ये होगी, ये 3 लड़ाइयाँ भारत में हो रही हैं और जिनका रीज़न भारत नहीं है। ये क्या बात हुई? हाँ भाई, यही बात है, सुनिएगा। अब ये जो फ्रांस के लोग हैं, अब फ्रांस और इंग्लैंड दोनों कहाँ हैं? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। तो इंग्लैंड और फ्रांस वहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, और जब वो लोग वहाँ पर आपस में लड़ते हैं तो ये लोग भारत में लड़ना शुरू कर देते हैं। सही बात है ये। जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई यूरोप में चलती है तो लोग कहते हैं अरे यूरोप में वो लोग लड़ रहे हैं, अपन भी यहाँ पे लड़ लेते हैं, तो ये लोग यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो 3 कार्नेटिक वॉर होती है, जिसमें से पहली और तीसरी, फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों का रीजन इंडिया नहीं है, इन दोनों का रीजन भारत नहीं है। ये दोनों वॉर क्यों लड़ी जा रही हैं? क्योंकि वहाँ यूरोप में लड़ाई चल रही है, तो बताओ हम भी लड़ लेते हैं। लेकिन हाँ, जो सेकेंड वाली बैटल है उसका रीजन इंडिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 3 कार्नेटिक वॉर हुई, इनमें से कौन सी कार्नेटिक वॉर का रीजन भारत में मिलता है? तो आंसर आ जाएगा सेकेंड। फर्स्ट और थर्ड का रीजन क्या है? यूरोप है। बात समझ में आई? अब हम रीजन जानेंगे, कौन कौन लड़ रहा है, क्या रिजल्ट है, और कौन सी ट्रीटी साइन हो रही हैं इन वॉर को खत्म करने के लिए। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, एकदम कहानी की तरह समझेंगे। तो देख लो, आप पहले तो मैप समझ लो कि कार्नेटिक वॉर कहाँ हो रही है। यहाँ कर्नाटका में हो रही है। किसके बीच में हो रही है? फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पहली कार्नेटिक वॉर हो रही है। ठीक है ना, अब एक फ्रांस का गवर्नर होगा और एक ब्रिटिशर्स का गवर्नर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रांस का गवर्नर उस समय कौन है? ड्यूप्ले। कौन है? ड्यूप्लिक जो है वो फ्रांस का गवर्नर है। और अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स का गवर्नर कौन है, तो ब्रिटिशर्स का गवर्नर है मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। तो लॉरेंस और ड्यूप्ले, कौन कौन लड़ रहा है? एक तरफ लॉरेंस है और दूसरी तरफ कौन है? ड्यूप्ले है। ये लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका देखेंगे? अनावरुद्दीन खान का। अभी जो कर्नाटका का रीजन है, तो उस समय हैदराबाद का निज़ाम, कर्नाटका का निज़ाम हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे। तो नवाब ऑफ कर्नाटका कौन है? अनवरुद्दीन खान है। तो ये भी यहाँ पे लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बेसिकली ये लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। और पहली कर्नाटका वॉर कब हो रही है? 1746 से लेकर 1748, मतलब 1746 से 1748 के बीच में ये लड़ाई होती है।
अब लड़ाई का रीज़न, मैंने कहा कि पहला रीज़न जो था वो भारत नहीं था, ये रीज़न है यूरोप में। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन वहाँ पर लड़ रहे हैं, अलग अलग कैंप में फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में लड़ रहे हैं। जब उन लोगों ने वहाँ पे 1740 में लड़ाई करना शुरू की तो इन्होंने सोचा चलो भारत में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। तो भारत में भी मोनोपोली करने के लिए, भारत में अपने पावर्स को एक्सपांड करने के लिए, अपने रीजन को एक्सपांड करने के लिए ये लोग भारत में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भारत में ये लड़ाई शुरू हो जाती। लड़ाई कैसे शुरू होती है? लड़ाई ऐसे शुरू होती है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो फ्रांस की नेवल पर अटैक कर देते हैं पौंडीचेरी के रीजन में 1745 में। वहाँ से ये लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसीज के जो नेवल पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर अटैक कर देते हैं 1745 में, और वहाँ से ये लड़ाई होती है। तो ड्यूप्ले को गुस्सा आ जाता है और ड्यूप्ले बहुत सारी अपनी ट्रूप को, बहुत सारी आर्मी को भेजता है। तो ब्रिटिशर्स की ट्रूप और ड्यूप्लेक्स की ट्रूप आपस में लड़ रही है, तो ड्यूप्ले यहाँ पे जीत जाता है। ड्यूप्ले यहाँ पे जीत जाता है, मतलब फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई है और ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई है। और ब्रिटिशर्स का कब्जा उस समय मद्रास पे हुआ करता था, तो ड्यूप्ले मद्रास को भी कैप्चर कर लेता है। क्या हुआ? ड्यूप्ले जो है वो मद्रास को भी कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्नाटका का नवाब का रोल देखिए। कर्नाटका का नवाब है अनवरुद्दीन खान। अब ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं यार हमें तो बहुत नुकसान हो गया, हमारी तो नाक कट गई है, क्यों ना अनवरुद्दीन खान की मदद ली जाए और वापस से फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी पे, मतलब पौंडीचेरी पे वापस से अटैक किया जाए, ऐसा ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं। तो अनवरुद्दीन खान जो है वो फ्रांसीसीज के पास जाता है और कहता है कि चलो मैं उन लोगों का साथ नहीं देता, आप एक काम करो, आप मद्रास वापस ब्रिटिशर्स को लौटा दो। तो ड्यूप्ले कहता है ठीक है हम लौटा देंगे, बाद में लौटा देंगे, और ड्यूप्ले फिर मुकर जाता है। ड्यूप्ले फ्रांस मतलब ड्यूप्ले जो होता है वो मद्रास नहीं लौटाता ब्रिटिशर्स को। तो अनवरुद्दीन को खराब लगता है और वो ब्रिटिशर्स की मदद से वापस से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला कर देता है। ये जो नवाब होता है कर्नाटका का, एक बहुत बड़ी ट्रूप भेजता है फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, लेकिन ये नवाब साहब हार जाते हैं और फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। अब देखिए लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? वो यूरोप में वो लोग लड़ रहे थे, इसलिए भारत में लड़ना शुरू हो गए। अब यूरोप में उन लोगों ने लड़ना बंद कर दिया, तो भारत में भी ये लोग लड़ना बंद कर देंगे। ठीक है ना, भारत में भी ये लोग लड़ना बंद कर देंगे। तो बिल्कुल 1748 में ट्रिटी ऑफ एक्स ला शापेल, तो एक्स ला शापेल की संधि होती है। तो एक्स ला शापेल की ट्रिटी से 1748 में फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में बैटल करना, मतलब लड़ना बंद कर देती हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता है देखो भाई लड़ाई वड़ाई मत करो, मद्रास का जो रीजन है वो वापस से ब्रिटिशर्स को दे दो, और वहाँ यूरोप में जो आपको लुइसबर्ग का रीजन चाहिए था नॉर्थ अमेरिका का, हम आपको दे देते हैं। तो फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस को लुइसबर्ग का नॉर्थ अमेरिका का रीजन मिल जाता है और ब्रिटिशर्स को वापस से मद्रास मिल जाता है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट होता है और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिसाइड किया है कि चलो ठीक है हमारी फर्स्ट वॉर खत्म हो गई है, लेकिन अब ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी समझ चुके हैं कि भारत के जो नवाब है या निज़ाम है इनके पास ट्रूप तो बहुत बड़ी है, सेना तो बहुत बड़ी है, लेकिन ना अच्छे इनके पास हथियार है, ना इनकी अच्छी कोई पॉलिसी है, मतलब ऐसी ही है, लड़ाई वड़ाई करने में अच्छी नहीं है। और भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन है इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने एरियाज़ को एक्सपांड करना शुरू करना चाहिए, ऐसा फ्रांसीसीज और ब्रिटिशर्स का सोचना है। अब यहाँ पे जो देखिएगा दो रीज़न आपको दिखाई दे रहा है, एक हैदराबाद का रीज़न है और एक कर्नाटका का रीज़न है। तो हैदराबाद का निज़ाम बनने के लिए और कर्नाटका का नवाब बनने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या बोला मैंने? हैदराबाद का निज़ाम और कर्नाटका का नवाब, मतलब सक्सेशन वॉर है एक तरीके से, इसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं उत्तराधिकार के लिए। और इसी बात का फ़ायदा भी ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज उठाएंगे, ज़रा हम इसको देखते हैं। तो कौन कौन लड़ रहा है? पहले तो चीज़ निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ कर्नाटका, ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब कौन कौन लड़ाई कर रहा है तो देखिएगा, अगर हम बात करें हैदराबाद के निज़ाम के बारे में, तो हैदराबाद का निज़ाम कौन बनना चाहता है? तो हैदराबाद का निज़ाम दो लोग बनना चाहते हैं। कौन कौन? सुनिएगा, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। दो नाम याद हो जाएंगे। हैदराबाद का निज़ाम के बीच में लड़ाई किस किस की होगी? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग आपस में लड़ेंगे हैदराबाद का निज़ाम बनने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, एक का सपोर्ट कौन करेगा? ब्रिटिशर्स करेंगे और दूसरे का सपोर्ट फ्रांसीसीज करेंगे। अभी हम देखेंगे कौन किसका सपोर्ट करने वाला है। ये कहानी क्लियर हुई। तो हैदराबाद का निज़ाम बनने के लिए दो व्यक्ति लड़ेंगे, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। अब नवाब ऑफ कर्नाटका,
तो कर्नाटक का नवाब बनने के लिए भी दो लोग लड़ेंगे। कौन कौन है? एक है आपका मोहम्मद अली और दूसरा है चंदा साहेब। तो मोहम्मद अली और चंदा साहेब, तो टोटल 4 लोग हो गए। सक्सेशन वॉर है हैदराबाद और कर्नाटका के लिए। हैदराबाद में कौन है? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग हैं, ठीक है। और कर्नाटका के लिए कौन है? मोहम्मद अली और चंदा साहेब हैं। ये सेकंड कर्नाटक वॉर है जिसका रीज़न भारत है, जिसका रीज़न भारत है। कब होता है? 1749 से 1754 के बीच में होता है। अब देखते हैं कहाँ से ये कहानी शुरू होती है। अच्छा, फर्स्ट बैटल आपने देखा। अच्छा, फर्स्ट बैटल में कर्नाटका का नवाब कौन है? तो कर्नाटका का नवाब आपने देखा अनबरुद्दीन खान है, ठीक है ना। फर्स्ट बैटल में आपने ये बात देखी थी। अब देखिएगा, जब ये बैटल शुरू होती है उस समय निज़ाम ऑफ हैदराबाद कौन है? आशफ जहां है। 1748 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद कौन है? आशफ जहां फर्स्ट है और ये मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। अब जब इनकी डेथ हो जाती है तभी तो सक्सेशन वॉर शुरू होगा। तो इनके ग्रैंडसन और इनका सन कौन है? नासिर जंग। और इनका ग्रैंडसन कौन है? मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग हैदराबाद का निज़ाम बनने के लिए लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आई? तो देखिएगा, कर्नाटका का जो नवाब है उसका रोल समझिए। कर्नाटका का नवाब सोच रहा है मैं नासिर जंग को सपोर्ट कर देता हूं और नासिर जंग को गद्दी पे बिठा लूंगा, हैदराबाद का निज़ाम बनाऊंगा। कौन सोच रहा है? अनबरुद्दीन खान सोच रहा है कि मैं नवाब जो बनाऊंगा या जो निज़ाम बनाऊंगा हैदराबाद का, वो किसको बनाऊंगा? नासिर जंग को बनाऊंगा। और नासिर जंग को ये सपोर्ट कर देता है अगेंस्ट मुजफ्फर जंग। अच्छा, फर्स्ट बैटल में फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी और इस खान साहब की तो लड़ाई थी ना, तो फ्रांसीसीज किसका साथ देंगे? ऑब्वियस सी बात है, मुजफ्फर जंग का साथ देंगे। क्योंकि जब अनवरुद्दीन खान नासिर जंग का साथ दे रहा है तो मुजफ्फर जंग का साथ कौन देगी? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, एक तरफ कौन है? नासिर जंग और अनवरुद्दीन खान उसका सपोर्टर है, दूसरी तरफ कौन है? मुजफ्फर जंग और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी इनका सपोर्टर है। तो ये लोग अब लड़ना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ रही है? नासिर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा है? अनवरुद्दीन खान कर रहे हैं, जो कि कर्नाटका के नवाब है उस समय पे। और मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा है? तो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। अब ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई को बैटल ऑफ आम्बूर के नाम से जाना जाता है। कब होती है ये? 1749 में बैटल ऑफ आम्बूर होती है। समझ में आया ना? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे हैं, सक्सेशन के लिए लड़ रहे हैं। क्या करना चाहते हैं ये लोग? हैदराबाद का निज़ाम बनना चाहते हैं। आम्बूर की जब लड़ाई होती है तो ये जो कर्नाटका का नवाब है अनवरुद्दीन खान मारा जाता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि नासिर जंग हार गया। और जब नासिर जंग हार गया तो मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया जाएगा। तो मुजफ्फर जंग जो है वो हैदराबाद का निज़ाम यहाँ पर बन जाता है। बात खत्म हुई। ये कहानी तो यहाँ पे खत्म हो रही थी, लेकिन दूसरी कहानी पड़ोस में शुरू हो रही थी। कैसे? क्योंकि कर्नाटका का नवाब मर गया अनवरुद्दीन खान। अब वहाँ पे बैटल ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाएगा। किस किस के बीच में? तो इनके जो सन थे उनका नाम था मोहम्मद अली और इनके जो सन इन लॉ थे उनका नाम था चंदा साहेब। तो मोहम्मद अली और चंदा साहेब कर्नाटका का नवाब बनने के लिए लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद अली और चंदा साहेब क्यों लड़ रहे हैं? कर्नाटका का नवाब बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि आमुर के बैटल में अनवरुद्दीन खान की मृत्यु हो चुकी है, मर चुके हैं वो। बात समझ में आ रही है? तो अगेन यहाँ पर अगला ग्रुप बन जाएगा, एक चंदा साहेब का और एक मोहम्मद अली का। तो देखिएगा, मोहम्मद अली को सपोर्ट कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चंदा साहेब को सपोर्ट कौन करेगा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। जैसे मुजफ्फर जंग को सपोर्ट भी किसने किया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और मुजफ्फर जंग जीत भी गए थे और हैदराबाद के निज़ाम बन भी गए। ठीक है, तो पहली बैटल में आप देख सकते हो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ले दे के जीती है। अब दूसरा बैटल हम समझते हैं चंदा साहेब और मोहम्मद अली का, नवाब ऑफ कर्नाटका बनने के लिए। ठीक है, तो चंदा साहब को सपोर्ट कौन करेगा? फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और मोहम्मद अली को सपोर्ट कौन करेगा? ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, अब देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से चंदा साहब जो हैं अब युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो मोहम्मद अली जो है वो
त्रिची मतलब जिसको आप तिरुवनंतपुरम के नाम से भी जानते हो, त्रिची भाग जाते हैं और चंदा साहेब जो है वो कर्नाटका के नवाब बन जाते हैं। तो कर्नाटका का नवाब कौन बन गया? चंदा साहेब बन गया। अब चंदा साहेब जो है वो अपने एरिया को और भी ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं। चंदा साहेब जो है वो अपने एरिया को और भी ज़्यादा एक्सपांड करते हैं और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से जहाँ पर मोहम्मद अली बैठा हुआ है त्रिची में हमला कर देते हैं और त्रिची में पूरा कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, कौन कर लेता है? चंदा साहिब कर लेते हैं। लेकिन त्रिची में जो फोर्ट है, त्रिची का जो किला है, उस पर कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद अली बैठा हुआ है। तो अब ब्रिटिशर सोच रहे हैं कि यार इस तरीके से तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को एक्सपांड कर रहा है, मुझे मोहम्मद अली का सपोर्ट करना चाहिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो मोहम्मद अली को सपोर्ट करने आती है। तो मोहम्मद अली का आप सपोर्ट करना है तो उसी बीच में एक और बैटल होता है, उसके बारे में हम सेपरेटली दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, जिसको आप प्लासी का बैटल कहते हैं 1757 में। तो बैटल ऑफ प्लासी के समय बंगाल का गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। तो रॉबर्ट क्लाइव सोचता है कि अब मुझे कर्नाटका के रीजन पे कब्जा करना चाहिए, तो वो बिल्कुल अपनी सेना को, अपनी ट्रूप को भेजता है। किसकी मदद के लिए? मोहम्मद अली की मदद के लिए। और जो कर्नाटका की कैपिटल रहती है उस समय आरकोट, और आरकोट पे कब्जा कर लेता है और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हार जाती है। तो कर्नाटका का पूरा जो आरकोट का रीजन है उस पर किसका कब्जा हो गया है? ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया है बाय द हेल्प ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की मदद से ये होता है। ठीक है, और फिर अंत में चंदा साहिब मारे जाते हैं। तो चंदा साहिब जब मारे गए तो मोहम्मद अली जो है वो कर्नाटका का नवाब बन जाता है। तो मोहम्मद अली कर्नाटका का नवाब बन गया। इसका ये मतलब हुआ कि ब्रिटिशर्स बैटल जीत गए और पहली बैटल में मुजफ्फर जंग जो थे वो हैदराबाद के निज़ाम बन गए थे, मतलब फ्रांसीसीज बैटल जीत गए। तो दोनों आधा आधा बैटल यहाँ पे जीते थे और लास्ट में क्या होती है? ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754। तो ये जो बैटल होता है, ये जो सेकेंड बैटल है, ये कैसे ख़त्म होता है? ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी से। पौंडीचेरी की संधि से 1754 में ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तो इस लड़ाई में क्या कहा जाता है कि मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना देते हैं, मोहम्मद अली को कर्नाटका का नवाब बना देते हैं। लेकिन ड्यूप्ले को वापस बुलाओ भाई फ्रांस, इसने काफ़ी उथल पुथल कर दी है, 2 लड़ाइयाँ करवा दी हैं, हमको लड़ाई नहीं चाहिए, हमें तो व्यापार चाहिए है। तो बिल्कुल ड्यूप्ले को वापस फ्रांस बुला दिया जाता है और फ्रांस से जो नए गवर्नर आते हैं वो रहते हैं गोदेह्यू। तो गोदेह्यू जो होते हैं वो नए फ्रांसीसी गवर्नर होते हैं और यही व्यक्ति जो है वो पौंडीचेरी की ट्रीटी पर साइन करते हैं। तो लोग यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है कि सेकंड बैटल में ड्यूप्ले था तो ड्यूप्ले ने ही ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी पे साइन किया होगा। तो आंसर है नो, ड्यूप्ले ने ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी पे साइन नहीं किया। गोदेह्यू जो कि फ्रांस के दूसरे गवर्नर हैं, उन्होंने ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी पे साइन किया था। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और इस ट्रीटी में ये बात भी की गई कि दोनों कंपनी, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, दोनों ही ट्रेड करने गए हैं, व्यापार करने गए हैं, व्यापार करेंगे। भारत की जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब थर्ड बैटल, थर्ड वॉर क्यों होती है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था कि फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों बैटल का रीज़न भारत नहीं है, इन दोनों का रीज़न है यूरोप। यूरोप में जब इंग्लैंड और फ्रांस लड़ते थे, ब्रिटेन और फ्रांस लड़ते थे, तो ये लोग भारत में भी लड़ते थे। तो बिल्कुल इसलिए ये लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये लड़ाई भी आपकी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। थर्ड बैटल है। अच्छा, इसमें फ्रांस के गवर्नर जनरल कौन है? तो काउंट दे लाली। तो काउंट लाली जो हैं वो फ्रांस के गवर्नर हैं और ब्रिटिशर्स गवर्नर कौन है? आयरकूट। तो लाली और आयरकूट, लाली और आयरकूट जो है वो यहाँ पर लड़ाई करेंगे। 1757 से 1763 के बीच में ये बैटल शुरू होती है। रीज़न क्या होता है? 7 ईयर्स वॉर, 7 वर्षीय युद्ध यूरोप में जो शुरू हो जाता है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, वही रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बात शुरू हो रही है, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, ये जो काउंट दे लाली होते हैं फ्रांस के गवर्नर, वो सोचते हैं कि मद्रास तो हमने पहले जीत गए थे, फिर हमको वापस ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था, अब हमें वापस मद्रास चाहिए। तो मद्रास के लालच में काउंट दे लाली जो होते हैं वो जो सेंट जॉर्ज होता है मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज, उस पर कब्जा कर लेते हैं और ब्रिटिशर से मद्रास को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मद्रास को ब्रिटिशर्स से लेने की कोशिश कौन करते हैं? काउंट दे लाली, इसलिए अटैक कर लेते हैं। अब ब्रिटिशर सोचते हैं ऐसे कैसे,
आयरकूट कहते हैं चलो हम भी लड़ेंगे, हम अपना मद्रास ऐसे नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल होती है उसको कहते हैं बैटल ऑफ बॉन्डीबॉस। बॉन्डीबॉस की लड़ाई वह लड़ाई है जिसमें बिल्कुल रिजल्ट क्लियर हो गया कि अब आने वाले 200 सालों तक ब्रिटिशर्स भारत में रूल करने वाले हैं, क्योंकि और कोई यूरोपियन बचने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो सर आयरकूट बहुत अच्छे तरीके से बैटल ऑफ बॉन्डीबॉस का रिप्रेजेंट करते हैं 1760 में। तो बॉन्डीबॉस की लड़ाई कब होती है? 1760 में होती है, ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन है? तो आयरकूट है, और फ्रांसीसीज की तरफ से कौन है? काउंट डे लाली है। जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरीके से हार जाती है। और फ्रांस का जो पूरा रीजन होता है, चाहे वो पौंडीचेरी हो, करई कैनाल हो, माहे हो, यनम हो, सभी को ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं। और ये लड़ाई कैसे खत्म होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये लड़ाई तो भारत में चल नहीं रही है ना। कहाँ चल रही है ये लड़ाई? तो ये लड़ाई चल रही थी यूरोप में। तो ट्रिटी भी कहाँ होगी? यूरोप में होगी। तो ट्रिटी ऑफ पेरिस 1763 में होती है। पेरिस की संधि से तीसरा कर्नाटका वॉर फिनिश होता है। ठीक है। अब फ्रांसीसीज कह रहे हैं यार यार भाई ऐसा मत करो, हम अब ठीक है व्यापार करेंगे, आपको जो करना है आप करो, बिल्कुल भी आपके मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हमको हमारी फैक्ट्रीज लौटा दो, हम थोड़ा बहुत व्यापार कर लें, ट्रेड कर लें और पैसा कमा लें। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं ओके फाइन, चंद्रनगर और पौंडीचेरी की जो फैक्ट्रीज हैं हम आपको वापस करते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है कि आप केवल ट्रेड करेंगे, कोई भी ट्रूप नहीं रखेंगे, कोई भी सेना आप नहीं रख सकते। तो फ्रांसीसीज बोलते हैं ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रनगर और पौंडीचेरी वापस फ्रांसीसीज को मिल जाता है केवल ट्रेड करने के लिए, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आप कोई भी ट्रूप मतलब सैनिक नहीं रख सकते। तो रिजल्ट तीनों कर्नाटका वॉर से यही निकला कि आने वाले अब समय में केवल और केवल एक ही कंपनी रूल करने वाली है, जिसका नाम है ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए किस तरीके से आप लोगों ने बैटल्स देखी, बैटल ऑफ सॉली देखी, बैटल ऑफ बेद्रा देखी, उसके बाद आपने कर्नाटका वॉर देखी। ठीक है ना। इनके बीच में एमूर बैटल भी हुआ था और बैटल ऑफ बॉन्डीबॉस का नाम भी आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल है और ये रिजल्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर किस तरीके से भारत में एक्सपांड हो गई, और आने वाले अब 200 ईयर्स तक कौन रूल करने वाला है भारत में? तो ब्रिटिशर्स करने वाले हैं। कैसी लगी आपको क्लास? समझ में आया आपको सारे बैटल्स? सो आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। अब बस इस सेशन को आपने ख़त्म कर लिया है। अब परचम के एप्लीकेशन पे जाइए और जल्दी से फटाफट क्विज दे दीजिए और मुझे रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू सो मच।